अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं फ़हीम इरशाद और अपना पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इस बेल बटन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो, जो भी नया पॉडकास्ट मैं अपलोड करूं, वो टुन करके आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन दे और आप वो देख सकें। और अगर आप हैं पी कैप्स के शौकीन तो ये पी कैप आ रही है स्क्रीन पे। ये लेदर की पी कैप है, बड़ी जबरदस्त। ये आप ले सकते हैं और ये बड़ी अच्छी प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की जो पी कैप है और वो आप इंजॉय कर सकते हैं। बस जी, आज का पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ हैं नरिंदर कुमार साहब। नरिंदर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूं कि नरिंदर एक निजी बैंक में डिप्टी चीफ इंटरनल ऑडिट है। यही है, जी, सही बिल्कुल बोला ऐसा ही मैंने? है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके नरिंदर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू और फॉर आपने हैविंग मी। खाना भी खिलाया बड़ा मजे का, बिरयानी, वेलकम। और चाय भी आप पिला रहे हैं। तो नरिंदर, कैसा लग रहा है? ये पहला पॉडकास्ट है, इससे पहले भी आपने कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट या सोशल एक्टिविटी वगैरह इस तरह की है? नहीं, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं जनरली जो है थोड़ा-सा कैमरा शाय हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं होता हूँ। लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है। पहली बार तो मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मैं खींच लाया हूँ ना आपको, फिर आपके आप पीछे पड़ बिल्कुल पड़ के ले आया हूँ मैं। आप बिल्कुल खींच के लाके आए। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। आप, चूंकि मैं आपके साथ काम भी करता हूँ, मुझे जी, पता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और यस, बहुत सारे लोग कैमरा शाय होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आना ही नहीं चाहिए कैमरा पे। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि यूल रॉक इंशाल्लाह। हाँ? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा नरेंद्र, मुझे थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताएं, नाजरीन को बताएं कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या जर्नी है लाइफ की, पर्सनल आपकी। सही। क्या बहन भाई हैं आप, कहाँ से उठ के कहाँ पे पहुंच गए हैं? बस मैं आपकी जुबानी आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। श्योर, थैंक यू। मैं बेसिकली सिंध से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारा सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट घोटकी। जब आप यहाँ से पंजाब से जाते हैं, तो पहला ही डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट घोटकी आता है। वहाँ पे एक छोटा-सा हमारा गाँव है, रिमोट सा एक विलेज है, जलवार के नाम से। वहाँ से बेसिकली मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने अपनी जो इनिशियल एजुकेशन है, वो भी वहीं से की है। मैट्रिक मैंने किस अपने स्कूल से, क्या स्कूल था वो? गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल? हमारे वक़्त में तो आपको पता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो अभी नई जनरेशन के नए जो हैं वो हमारे शशके हैं। अच्छा। हमारे वक़्त में तो वही वो पीले सलवार कमीज़ के ड्रेस होते थे और बस वहीं से पढ़ा है, मैट्रिक वहीं से किया है मैंने। मैट्रिक बस मेरा ख़्याल है किया क्या है, बस मैट्रिक हो गया। हो गया मैट्रिक। तो वहाँ पे तो हमारी मेन एक्टिविटी होती थी स्कूल जाने की। जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी, वो हमारे खेलने की मोटिवेशन होती थी। कि जी आज जाएँगे सुबह तैयार होके, यूनिफ़ॉर्म पहन के, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे और गेम्स खेलेंगे। दोपहर में दोस्तों के साथ गपशप लगा के वापस आ जाएँगे। तो ये हमारी मेन मोटिवेशन होती थी, तो इस तरह करके हमने मैट्रिक वहाँ से कर लिया। सही। तो तो फिर आगे इंटर, इंटर भी वहीं से या? वो एक मेरा ख़्याल है, मैं इसको कहूँगा कि वो मेरी एक सेकंड लाइफ़ थी। अच्छा। वो पहली लाइफ़ थोड़ी-सी डिफरेंट थी, जहाँ पे बस ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ खेल-कूद था। फिर हमें एक जब हम गाँव में पढ़ते थे, तो एक एहसास सा था क्योंकि वहाँ पे लोग रोज़ाना स्कूल नहीं जाते थे उस वक़्त में। प्राइवेट स्कूल होते नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे। तो हम कुछ दोस्त थे जो कि रेगुलर स्कूल जाते थे। तो जब रेगुलर स्कूल जाते थे तो हमें ये फ़ील करवाया जाता था कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हालाँकि ये हमारा शायद ख़्याल ही था, वो बाद में हमें पता चला, लग पता गया हमें बाद में। तो बस इसी ख़्याल में हम जो है वो मैट्रिक के बाद निकल पड़े पढ़ने के लिए। तो हम पहुँच गए जी कराची। अच्छा। दोस्तों ने मिलके इरादा किया कि जी हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो चलते हैं करते हैं कुछ ज़िंदगी में। तो इसी तरीके से हम कोई 5-6 दोस्त थे, गाँव से निकले। वो स्कूल के? हाँ, स्कूल स्कूल के। के, स्कूल ठीक है। के कुछ हम साथ खेलते थे, ठीक है। क्योंकि स्कूल में हमारी मेन जैसे मैंने आपको बताया एक्टिविटी थी खेलना। हाँ हाँ। तो बस वहाँ से हम निकले 5-6 दोस्त और पहुँच गए हम कराची। तो वहाँ पे हमने धक्के-वक्के खाए इधर-उधर अच्छा, गवर्नमेंट। कराची में क्या कोई रिलेटिव्स वगैरह थे, या बस मुंह उठा के कराची नहीं, चले नहीं, गए मेरे बस? मामू उस वक़्त थे अच्छा। कराची में, आना जाना वो था भी कराची? बैचलर थे। नहीं, मेरा आना-जाना नहीं था। अच्छा अच्छा। वो भी उस वक़्त पढ़ रहे थे। ओके। तो वो आते-जाते थे, तो वो भी मोटिवेट करते थे। तो बाकी दोस्तों से भी बातचीत होती थी कि जी कुछ करना है लाइफ़ में, कुछ पढ़ते हैं, गाँव से निकलते हैं और कुछ गाँव का नाम भी रोशन करते हैं। तो बस इस तरह की कोई यही बेसिक सी मोटिवेशन थी? मोटिवेशन थी कि निकलते अच्छा। हैं, कुछ करते हैं। तो कराची में कौन सा कॉलेज था? कराची में था डीए डिग्री कॉलेज। डीए? ये बेसिकली एक सेमी सा था, आर्मी के अंडर में आता था। अच्छा। सेमी था, एक कॉलेज था, लेकिन बड़ा अच्छा कॉलेज था। इनिशियली हमने धक्के खाए, सोचा कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाया जाए या क्या करें। मैट्रिक क्योंकि हमने गवर्नमेंट स्कूल से किया था, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था हमारा। हाँ हाँ। तो हमने कहा नहीं, अभी लाइफ में कुछ सीरियस करना है,
कुछ पढ़ना है, कुछ करना है। तो हमने फिर मेहनत की और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। बड़ा अच्छा, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी था लेकिन बहुत अच्छा, एजुकेशन वाइज़ बहुत अच्छा कॉलेज था। हम्म, क्योंकि वहाँ पे हमें पहली मर्तबा पता चला, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम्म, हमने क्या किया है? बेटर कैसे हो गया? हाँ, तो बस फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ वो हमारी सेकंड लाइफ थी, जहाँ पे हमारा खेल-कूद सब पीछे चला गया। हाँ, हाँ, बस लाइफ में फिर एक ही चीज़ बची थी कि जी बस पढ़ना ही पढ़ना पढ़ना है। है, हर वक़्त पढ़ना है। क्योंकि हम उस कॉम्पिटिशन में बहुत पीछे थे। तो वो फिर 2 साल थे उसका हमारे लिए। ये मेरा ख्याल है कि कंपटीशन में पीछे नहीं थे। जैसे आपने बताया है कि आप सिंध के एक इंटीरियर से बिलोंग करते हुँ। हैं और छोटा-सा गाँव जी, या सरकारी स्कूल जी, और एकदम कराची चले गए, जहाँ पे कराची के भी लड़के आपके साथ पढ़ रहे होंगे बच्चे, बिल्कुल। ठीक है? मेरा ख्याल है आपकी स्टार्टिंग लाइन ही पीछे थी कोई 100 हुँ, मीटर ऐसा ही है। और वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट से ही आगे थे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये भी पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि जब आप बिल्कुल। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो अपनी स्टार्टिंग लाइन्स भी हमें पीछे रखनी पड़ती हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती बिल्कुल है। आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है क्योंकि आप डिपेंड करते हैं आप किस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, तो जितना आप कोई फार फ्लंग एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें उतना पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन हमें पता है फिनिश लाइन एक ही है, फिनिश लाइन ही देखी तो है भाई। वहाँ पे जो है हमने साथ ही फिनिश करना है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए वो ज़्यादा जो है वो तेज़ी से दौड़ना है। ओके, तो ये किस सन की बात है? इंटर कब किया आपने? मैंने 2003 में एंटर किया है। 2003 में? जी, 2002-2003 में कॉलेज का ज़माना था, ओके, तो बस वो हमने 2 साल फिर सिर्फ पढ़ा है, कुछ नहीं किया। सही। और फिर इंटर के बाद फिर किधर गए? इंटर के बाद ग्रेजुएशन की या डायरेक्ट? नहीं, मैंने डायरेक्ट सीए स्टार्ट किया था अच्छा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक़्त एक ट्रेंड था, खासतौर पे कराची में। अच्छा मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ जी, पे। जी। सीए पे आने से पहले मैं जी, थोड़ा-सा आपकी वही पर्सनल को हम सीए पे तो आएँगे जी, क्योंकि जी। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मेरी जैसी जनरेशन और मुझसे थोड़ा-सा पहले और इवन बाद वाले लोगों को भी एक बहुत ही फैंटेसाइज़ किस्म की डिग्री है कि सीए कर लो ते बस फिर तुहानू बंगला भी मिलेगा, सोहनी कुड़ी भी मिलेगी, हुँ, गड्डी भी हुँ, मिलेगी, है ना? और हमने भी ट्राइयाँ की होंगी। उससे आने से पहले थोड़ा-सा हुँ। पर्सनल कि आप फैमिली में आपका क्या है? फैमिली में आपके फैमिली क्या करती थी? जी, जी। ठीक है, रूरल बैकग्राउंड था, क्या जी, वो बिल्कुल। एग्री बेस्ड थे, वो ट्रेड बेस्ड थे? कितने जी, जी। बहन-भाई हैं आप? ये थोड़ा-सा बस मुझे बताएँ। बेसिकली तो रूरल बैकग्राउंड ही है हमारा हुँ, हुँ। और आप अगर किसी भी सिंध हो, पंजाब हो, हमारे दूसरे सूबों से हो, जो भी रूरल एरिया में आप जहाँ पे भी चले जाते हैं, तो अगर आप एग्री से डायरेक्टली अगर आप मुंसलिक नहीं भी हैं, तो तो आप इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो आप ज़रूर हैं। तो हमारे साथ भी यही था, डायरेक्टली तो हम एग्री से नहीं थे, लेकिन जो वो प्रोड्यूस थी, जो आउटपुट था एग्री का, उसी की बेसिकली वाले साहब ट्रेडिंग करते थे। तो वो ही हमारा बेसिकली एक फैमिली सॉर्ट ऑफ बिज़नेस था और मैं अपना इकलौता वाले साहब का बेटा हूँ हाँ, हाँ, और 2 मेरी सिस्टर्स हैं। ठीक है। तो वो अभी तो मैरिड हैं वो और आप मैरिड इधर आ हैं गए। वहीं पे गाँव में हैं। अच्छा सिंध की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा अब अभी आप इस्लामाबाद में बैठे हैं इस जी, टाइम। जी। इस्लामाबाद के भी दी पोश इलाके में बैठे हैं हुँ, आप हुँ। बैरिया में, ठीक है, जी, बैरिया एन्क्लेव में। ओवरऑल इस्लामाबाद में आप लाहौर भी आपने देखा, पंजाब भी बिल्कुल। देखा। तो अभी भी बड़ा फ़र्क है इंटीरियर सिंध में या ओवरऑल सिंध में, कराची, हैदराबाद को जी, छोड़ जी। के और ऐसा ही पंजाब है। के कुछ इलाकों में। तो क्या हाँ, वजह है? अभी तक वो थोड़ा पीछे है या पंजाब थोड़ा आगे चला गया है? मेरा ख़्याल है पंजाब थोड़ा आगे निकल गया है। जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है उसके मुझे 2-3 फैक्टर्स नज़र आते हैं। कुछ उसके पॉलिटिकल वजूहात भी हैं। हुँ, पंजाब हमें हमेशा से हमारा एक बड़ा सूबा है, हुँ, तो मतलब जो सेंटर की पॉलिटिक्स है या जो इवन पंजाब है, तो वहाँ पे लोगों को कुछ परफ़ॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, आपको सेंटर में आने के लिए, कुछ वोट लेने के लिए हुँ, और लोग भी वहाँ पे थोड़ा-सा इस चीज़ को वैल्यू करते हैं कि कोई बंदा काम कर रहा है तो हम उसी को वोट दें और आगे अपना बेहतरी करें। हुँ, सिंध में अनफॉर्चुनेटली शायद उस तरीके से उतना डेवलपमेंट नहीं है। हुँ, एजुकेशन उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसमें रोल प्ले करती है। हुँ, जैसे मैंने शुरू में बात की गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स के कॉलेजेस के तकरीबन वैसे ही हालात हैं। कोई खातिर का कोई बेहतर हालात नहीं हुए हैं। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ने काफ़ी इमर्ज किया है, लेकिन अभी भी एजुकेशन का वहाँ पे मसला है, जिसकी हुँ, जो एक सबसे बड़ी वजह है जो मैं समझता हूँ हुँ। कि वो उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकी वहाँ पे अभी तक। और ज़ाहिर-सी-बात एजुकेशन नहीं है तो फिर वो पीछे का पीछे ही है अभी भी, हाँ, अर्बन एरियाज़ बेहतर हुए हैं, कराची हो गया, हैदराबाद है, सक्कर काफ़ी हद तक रिलेटिवली बेहतर है, हाँ। रिलेटिवली बेहतर है, लेकिन रिमोट एरियाज़ उतने डेवलप नहीं है हमारे, एज़ ओके, कम्पेयर टू पंजाब। ओके। हाँ, ये यही वजह है कि एजुकेशन जब तक बिल्कुल, नहीं आएगी तब तक बिल्कुल। तो ये चीज़ें ऐसी मैं ही अपने रहेंगी। अर्ली ईयर्स में पंजाब में काफ़ी घूमा हूँ, सिंध में भी हाँ, घूमा हूँ, हम हाँ, ब्रांच ऑडिट में जाते थे, तो एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आता है, ख़ास तौर पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। जब आप पंजाब में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको फ़र्क लगता है कि यार आप किसी बेहतर जगह पे हैं। ओके। चलें अभी अभी आते हैं आपके कि आपने इंटर किया जी, और सीए करना शुरू कर दिया। जी। कैसे आगे सीए में? किसी ने बताया था
पता था, मैट्रिक तक पता था, नहीं पता था, एफएससी में किसी को देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और कैसे आ गए इसके अंदर? यानी आते तो बहुत सारे लोग हैं, फिर कैसे पास किया वो तो एक अलग बहस है, उस पे भी बात करते हैं, बट आ किस तरह गए, क्यों स्टार्ट किया? दो मेन वजह थी। एक तो हम जब मैट्रिक के बाद हमने शिफ्ट लिया फर्स्ट ईयर में, तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग सा इन्वायरमेंट था। मुझे आज भी वो दौर याद है। हम बेसिकली जब बुक्स पढ़ते थे तो हमारी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो हमारे पास एक जगह सिंधी की बुक्स पढ़ी होती थी, दूसरी जगह इंग्लिश की बुक्स पढ़ी होती थी, ट्रांसलेट करके हम उसको पढ़ के फर्स्ट इंटर मैंने किया इस तरीके से। और सरप्राइजिंगली जो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट था और इंटर का रिजल्ट था वो बराबर था। मतलब इतनी हमने 2 साल में मेहनत की सही कि वो हम उन स्टूडेंट्स के पार आए जो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से बचपन से उन्होंने वहीं पे पढ़ा था। तो एक तो ये मोटिवेशन थी कि नहीं यार हम कर सकते हैं। और उस वक्त भी आज भी सीए में ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होते थे। ये भी एक अंदर से होता था कि यार क्या ऐसी चीज है कि हम मतलब इंसानों के लिए है, इंसानों के लिए बना है, तो क्या ऐसी चीज है मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो इसको एक्सप्लोर किया जाए। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह मैं कहूँगा फाइनेंशियली, क्योंकि अगर आप बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं या दूसरी किसी क्वालिफिकेशन में जाते हैं, एससीसीए में जाते हैं, रिलेटिवली महंगे हैं। तो सीए उस वक्त भी सस्ता था रिलेटिवली, आज भी सस्ता है। तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी कुछ इस तरह की नहीं थी, अलाउ नहीं कर रही थी कि किसी दूसरी महंगी क्वालिफिकेशन में जाया जाए। इसका ये भी जैसे आपने शुरू में स्टार्ट किया कि जी मिथ है कि आप कर लें जी आपकी वाह हो जाएगी, तो ये उस वक्त हमें भी यही था कि यार वाह हो जाएगी, सस्ता भी है और क्या चाहिए, और एक अपना थोड़ा पैशन भी था। तो बस इसी 2-3 वजूहात से जो है मैंने डायरेक्टली मैं आ गया सीए में। जैसे शुरू हम कर रहे थे तो हमने जब इंटर किया है तो उस वक्त एक वहाँ पे ना एक होता था कि जी आपने इंटर कर लिया, आपने सबसे पहले देना है आईबीए का टेस्ट देना है। कराची में आईबीए वन ऑफ द रिनाउंड और बेहतरीन एक इंस्टीट्यूट है। तो पहला ये होता था कि जी आपने इंटर किया है तो आपने पहला टेस्ट देना है आईबीए का। तो अच्छे बच्चे होते थे चले गए आईबीए में, उसके बाद 2-3 और यूनिवर्सिटी बचती थी। कराची यूनिवर्सिटी हो गई, आईबीएम हो गई, ज़ेबिस्ट हो गई, बाकी स्टूडेंट उधर चले जाते थे। तो जिनका कहीं नहीं होता था वो फिर वो फिर आगे पीछे सोचते थे कहाँ जाया जाए। अच्छा सीए की खूबी ये थी कि एंट्री टेस्ट नहीं था। अच्छा तब नहीं था, मतलब होता था एफएससी के बाद तो होता था, क्या बोलते हैं उस टेस्ट को? एक टेस्ट था उसका एंट्री टेस्ट, लेकिन इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं था कि आपको एंट्री ना मिले। अब तो वो भी नहीं है, अब तो मेरा ख्याल ग्रेजुएशन के बाद नहीं है, इंटर के बाद शायद अभी भी है। अभी भी नहीं है, नहीं अभी। अच्छा तो अब आप डायरेक्ट आके मतलब उन्होंने दरवाजे बिल्कुल खोले हुए हैं, सबको वेलकम है। आगे फिर देख लेंगे, आगे तो अपनी दौड़ है। आगे अपनी दौड़ है। ओके तो इस तरीके से आप आए। ओके सीए का तो हम सीए भी बिल्कुल आपने फिर स्टार्ट किया हुआ। सीए फिर क्या किसी कॉलेज से किया या क्या खुद ही पढ़ते थे, क्या था उसमें? नहीं कॉलेज से। जब हमने सीए स्टार्ट किया था तब इस तरह से होता था कि आईकैप बेसिकली मेन इंस्टीट्यूट है जो पूरा सीए को मॉनिटर करता है। तो उस वक्त ये होता था कि आईकैप से रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूट होते थे वो बेसिकली आप वहीं से कर सकते हैं। सही। अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया है, आप क्लासेस लें ना लें, आप डायरेक्टली भी एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था। तो मैं प्रॉपर जो आईकैप से रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूट था कराची में, वहां से मैंने स्टार्ट किया था सीए का सफर अपना। ओके और फिर कब आपका फाइनल कब क्लियर हुआ है? हाँ ये बड़ा आपने दुखता हुआ सवाल आपने पूछ लिया है। स्टार्टिंग तो मेरी हो गई थी 2005 में, स्टार्टिंग हो गई थी सीए की 2004 में, लेट 2004 में। लेकिन क्लियर करते करते जो है ना बड़ा अरसा लग गया। मैंने जाके 2017 में क्वालिफाई किया है। काफी पेपर पहले निकल चुके थे, लेकिन बीच में एक पीरियड आया था जब जॉब में थे तो उस तरीके से पेपर पे तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मैंने छोड़ा नहीं। जिस जज्बे से हम एंटर हुए थे उसी जज्बे से लगे रहे और मैंने उसको खत्म करके रखा। और आर्टिकल्स कहाँ से हुई आपकी? आर्टिकल्स मेरी कराची के पीएमजी से आर्टिकल्स है मेरी। अच्छा 2007 से 2010 तक मैंने वहां से आर्टिकल्स की हैं। वो 3 साल की कंप्लीट आपकी? 3.5 साल की। जी। अच्छा क्या आर्टिकल्स होती क्या है यार, ये क्या यानी क्या क्यों सीए वाले जॉब करते हैं इस तरह, क्या असल में मेरा ख्याल है जो मेन एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ना सीए का, वो एक तो आर्टिकलशिप है। एक दो और फैक्टर्स हैं मेरा ख्याल है वो हम आगे जाके बात कर सकते हैं। आर्टिकलशिप में बेसिकली आपको एक प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर मिल रहा है। अपनी एक समझ लें कि प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक ट्रेनिंग का एक पीरियड मिल रहा है। वहाँ पे आप जो भी आप पढ़ के आए होते हैं पहले 2 साल में और आगे जो आप अपने 3 साल 3.5 साल में पढ़ने जा रहे हैं, वो उस पूरी जर्नी को आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का एक ज़बरदस्त मौका मिलता है। और वो भी आप अगर कहीं बिग 4 में आपकी आर्टिकलशिप हो गई है तो वो तो आपको अगेन आपको बेहतरीन जो पाकिस्तान की अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हमारे बहुत अच्छे बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं, अच्छे इदारे हैं, वहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग का आपको KPMG is I think one of them, one of the big 4 बिल्कुल बिग 4 में हमारी PwC है, KPMG है,
E&Y है एंड हमारा जो डिलॉयट है। ओके। ये 4 जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है ये बिग 4 में आती है। अच्छा, तो फिर आर्टिकल्स आपके हो गए और आर्टिकल्स के बाद फिर क्या जॉब की या क्या किया? अच्छा हमने ना खास तौर पे मैं अगर अपनी पर्सनल जर्नी को देखूं तो मैंने हर स्टेज पे ना मुश्किलें भी देखी हैं, लेकिन वो बस जज्बे के साथ लगे रहे तो मुश्किलें फिर आहिस्ता-आहिस्ता आसान भी होती गई है वक़्त के साथ। हमने मैं मतलब हमने से मुराद हमारे साथ और भी दोस्त थे जो हमने 2010 में आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई। 2009 में आपको पता है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन का पीरियड था। हाँ। तो एक बड़ा टफ टाइम था, जब आपको फर्म्स भी रिटेन नहीं कर रही थी, मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं थी। तो वो पीरियड हमने बड़ा क्लोज़ली देखा है। वो पीरियड था जब हमारी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई थी। मार्केट में जॉब्स नहीं थी, हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स थे नहीं। अक्सर होता है ना कि आपके कहीं जानने वाले आगे पीछे हैं तो कुछ ना कुछ चले और ज़्यादा नहीं तो आपको इंटरव्यू की सीट तक ही रेफर करवा देते हैं। हाँ, और ये भी बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात अब मेरा ख्याल है 50% तो काम हो जाता है हो आपका। जाता है। तो हमारा कोई इस तरह से भी नहीं था। तो मैंने कोई 1 साल सफ़र किया है एक प्रॉपर जॉब के लिए। 2011 का पूरा साल मैंने सफ़र किया है जॉब के लिए। उसमें कुछ एक अपना पैशन भी था। मेरी जो पहली मोहब्बत थी वो थी टीचिंग। मेरी भी। हाँ जब मैं स्टडी कर रहा था तो बैक ऑफ द माइंड यही था कि यार इतना अच्छा मतलब करना है कि बहुत अच्छा मैंने आगे टीचर बनना है और मैंने सीए में और बाकी जो रेलेवेंट बॉडीज है मैंने यहाँ पे टीचिंग करनी है। ओके, सही। तो मैं जब आर्टिकलशिप मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने पहला यही था कि जी मैंने आर्टिकलशिप करनी है, वो अपना टीचिंग करनी है। तो हुआ ये कि खुद भी क्वालिफाइड नहीं थे। मुझे आज भी याद है वो जब मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, कराची में मैं हर इंस्टीट्यूट में गया हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी सीवीज़ दी हैं। हर इंस्टीट्यूट में जाके एक-एक इंस्टीट्यूट में जाके बोला कि जी तो सारे ने ना कीती होनी है ਤੁਹਾਨੂੰ? क्वालिफाइड नहीं थे। हाँ। नेचुरल था। अच्छा उसके बाद मैंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा जी मैंने अपना सेंटर खोलना है। अच्छा। लेकिन आईसीए वालों को नहीं पढ़ा सकते थे। हाँ। क्योंकि वो तो आईके रजिस्टर्ड और अपना कोई इस तरह से सेटअप था नहीं। लेकिन कॉमर्स रिलेटेड दूसरी बॉडीज को कॉमर्स रिलेटेड हो गया, आईसीसीएस हो गए, तो वो भी उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो सका। सो मैंने बहुत मेहनत की थी, खुद जाके मैंने आज मुझे याद है मेरे पोस्टर्स भी खुद जाके लगाए हैं। तो लेकिन वो नहीं हुआ सक्सेसफुल। उसके बाद मैंने कहा चले थोड़ा सा वापस अपने सीए पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे कंप्लीट करते हैं उसको और जब तक जॉब भी करते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियली भी बेहतर होते हैं। फिर देखते हैं कि क्या बनता है। स्टेज पे कुछ जाके इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा। तो फिर मेरा एक जॉब का स्टार्ट हुआ। मैंने कराची में एक माइक्रो फाइनेंस बैंक से स्टार्ट किया। वहां पे बस मैंने तकरीबन 5 साल उधर लगाए हैं। उसके बाद मैं अच्छा 11 में 12 में हाँ 12 के बिगनिंग में हम उस माइक्रो फाइनेंस बैंक का नाम ले सकते हैं क्योंकि अब हम उसका हिस्सा नहीं है। तो आप तामीर की बात कर रहे हैं ना? जी जी ऐसा ही है बिल्कुल। ओके। और मुझे ये प्रिविलेज हासिल है कि मैं तामीर में भी इनके साथ था। जी जी बिल्कुल। और लेकिन शुक्र है इनके शर से बचा रहा क्योंकि तब मैं थोड़ा सा बैंक डिपार्टमेंट में था और खैर एनीवेज यहाँ पे हमने आपको यहाँ नहीं मुझे छोड़ा। अच्छा फिर वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई। जी बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र, अगेन मेरा पॉइंट ना वही, मैं फिर दोबारा ग्राउंड जीरो पे जा रहा हूँ कि एक इंटीरियर सिंध का बच्चा था जिसने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक की, उसके बाद एफएससी के लिए ठीक है वो कराची चला गया, उसने सीए में एडमिशन ले लिया, आर्टिकल्स भी कंप्लीट कर ली, साल 1.5 साल धक्के खाने के बाद जॉब भी उसको मिल गई। लेकिन 37-38 साल की उम्र है, मुझसे भी आप छोटे हो 3-4 साल, ठीक है। सही। और आप एक बैंक के, जो कि बड़ा बैंक है, उसको मैं कोई छोटा बैंक तो नहीं, बड़ा बैंक है, उसके आप चीफ लेवल पे, डिप्टी चीफ लेवल पे पहुंचे हुए हो ऑडिट में, ठीक है। तो ये बजाते खुद बड़ी बेहतरीन एक जर्नी है कि मैं अगर कहूं कि एक सक्सेस स्टोरी है, बिल्कुल ठीक है, कि इस उम्र में आपका माशाल्लाह आप देखें, आप अपना लाइफस्टाइल देखें, तो ये कैसे जर्नी आपकी चली है, ये इस पे मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग तो 8-8 10-10 साल बेचारे ऑफिसर लेवल पे गुजार देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपने कैसे? इसमें मेन जो चीज है ना जो कि आजकल थोड़ा सा हमारी यंग जनरेशन में जिस चीज का फुकदान है वो कंसिस्टेंसी है। एक तो आप हार्डवर्क करें और साथ साथ आप कंसिस्टेंट रहें, फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। एक तो खुदा की तरफ से होता है आपके लिए, खुदा के पास हर किसी के लिए अच्छे प्लान्स हैं, तो उस अच्छे प्लान्स के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है किसी चीज़ में। अगर आप एक चीज़ कहें कि यार मैंने बस अभी कभी हो जाए, आज के आज हो जाए, वो नहीं होता। आज जो आप हमारी एक पोजीशन देख रहे हैं जो है, इसके पीछे 15-16 साल की जर्नी है। तो उस 15-16 साल में कंसिस्टेंट रहना, जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं किसी चीज़ में, आपको मौके भी मिलते हैं, तो उन मौकों को आप उसी हिसाब से आप ग्रैब करते जाते हैं। तो बेसिकली जो मुझे लगता है 2 ही एलिमेंट हैं, चाहे आप सीए की बात करें, चाहे आप सीए से पहले की बात हो या प्रोफेशनल जर्नी की बात हो, 2 ही मेन फैक्टर्स हैं। एक आपने हार्ड वर्क करना है, दूसरा आपने कंसिस्टेंट रहना है, और तीसरी चीज़ है आपने अपनी नीयत साफ रखनी है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपने जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है,
अगर आपने ये नियत कर ली है और मेहनत कर रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं आप, ये 2-3 इंग्रीडिएंट्स अगर आपके पास हैं, किसी भी बंदे के पास हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो कभी भी सक्सेसफुल होगा, हमेशा सक्सेसफुल ही होगा। सही, लेकिन सक्सेस की भी देखो एक वो पैरामीटर्स है ना, मैनेजर लेवल पे भी आ जाना सक्सेस है। ऐसे ही है। और इसमें फिर ये है कि अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रही, उसको हाँ। ग्रैब भी करते रहे, कुछ अल्लाह की तरफ से भी बिल्कुल। मौके मिलते ये रहे। पूरा एक कॉम्बिनेशन है। पूरा कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल, इट्स जिसमें नॉट मौके भी ओनली मिले, अबाउट कि बिल्कुल, मेहनत। अच्छे बॉसेस के साथ भी काम किया, सीखा, वहाँ से सीखा, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जैसे आपने तामीर का नाम लिया, हमने बहुत सीखा है वहाँ पे। तो उसका भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे सीखी, जो आज दूसरे इदारे में आके हमने उसको अप्लाई भी किया है और अभी तक कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको एक सक्सेसफुल बनाते हैं। अच्छा चलें, अब आते हैं आपकी फील्ड में, क्या आप ऑडिटर हैं? जी। यार मुझे बताओ, ये सीए वाला ही बंदा क्यों ऑडिटर बनता है? यानी क्या रिक्वायरमेंट है कोई? और ये ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, ये क्यों बनाया गया बैंक में? क्या ये हम काम नहीं ठीक करते दूसरे लोग? और एक चीज और इसके साथ आपने बतानी है कि लाख बंदा काम कर ले, फाइलें, अपना काम, ये ऑडिटर कौन सी आंख लगाते हैं कि उसमें से कीड़े निकालते हैं, गलतियां भी निकाल लेते हैं। वही एसओपीज एक दूसरे डिपार्टमेंट के हैं जो उसको कर रहा होता है, हाँ, वही एसओपीज आपके पास होते हैं। बिल्कुल। आप वो एक लंबा पलंदा कहाँ से निकाल लेते हो? क्या आपकी आपकी फिर तरबियत ही वैसी होती है? आपका क्या उसमें, ये मुझे बताएं कि ये डिपार्टमेंट क्या करता है, बैंक में ये डिपार्टमेंट का काम क्या है, सही। और ये गलतियां क्यों पकड़ता है, कैसे पकड़ लेता है? अच्छा, जहाँ तक आपने काम की बात की, थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है सॉरी, थोड़ा सा जो है हमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट में भी वहाँ पे हम डिस्कस करें, मे बी जो हमारी रेलेवेंट फील्ड की ऑडियंस है उनको ये चीज़ ज़्यादा समझ आए। बेसिकली जो ऑडिट का रोल है ना, अगर मैं खासतौर पे इंटरनल ऑडिट की बात करूँ, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कंट्रोल्स हैं वो उनको एवेल्युएट करता है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले स्टेज पे वो देखता है कि कंट्रोल्स ठीक बने या नहीं बने, दूसरे स्टेज पे क्या वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सादा सी जबान में ना, ये हमारे दो काम है, वही हम करते हैं। जहां तक आपने बात की कि यार जितना भी काम कर लें कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है, तो मेरा ख्याल है पहली बात तो ये कि जहाँ काम होता है वहाँ कुछ ना कुछ तो गुंजाइश रह जाती है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, बंदा उस तरीके से काम कर रहा होता है, तो उसमें हमेशा चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह भी जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी कुछ ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि आपने थोड़ा सा उस एक एक्स्ट्रा जो चश्मा एक लगा हुआ है उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखते हैं, तो उसमें वो चीजें नॉर्मली आ जाती हैं उसके अंदर। अच्छा, फिर ऑडिट में रहते हुए आपको पता है ना, लोग कोई बहुत पसंद नहीं करते आपको। ऐसा ही है। जब आप किसी ऑफिस में जाते होंगे, चले हम बैंकिंग की बात कर लेते हैं कि जिस ब्रांच में जाते होंगे, वो ऊपर से तो मेरी तरह आपसे डरते भी होंगे बेचारे कि यार ऑडिटर साहिबान आ गए हैं, और बजाते खुद आप अगर कहीं पे फोन करें या जाएं कि बहुत सीनियर बंदा और ऊपर से ऑडिटर, लेकिन दिलो दिलो कहते होंगे कितना जाएगा तो वापस, है ना? आपको पता होती है ये चीजें, है ना? पता होती है, फिर भी आपने काम करना है, ये मजबूरी है हमारी, काम करना है। अच्छा, इसके लिए ना मैं एक, हमारी जो लोग हमें देख भी रहे होंगे, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा हम डीप जाना चाहूंगा इस चीज के अंदर। एक जापानीज एक टेक्निक है इकिगाई के नाम से। वो टेक्निक कहती है कि जी आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें आप 4 चीजें देखें। अगर वो 4 फैक्टर्स हैं ना, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल होंगे। वो इकिगाई जो वर्ड है उसका बेसिकली मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, कि आपके होने का मकसद, रीजन फॉर बीइंग, अच्छा, आपके होने का मकसद क्या है, वो उसको आप एक्सप्लोर करें। तो वो 4 चीजें उसमें बताते हैं। पहली चीज वो कहते हैं कि जी जो आप ऐसा काम करें जिसमें आप अच्छे हों, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है वो ऐसा काम करें जिसकी दुनिया को जो है वो जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा काम करें, उसी काम के अंदर आपकी अर्निंग भी हो, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि 3-4 फैक्टर मिला के ना, अगर आपने अपनी इकिगाई ढूंढनी है ना, तो आप ये 4 फैक्टर देखें, तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट है, खासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे आपको हमेशा इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी शुरू में बताई कि मेरा पैशन था टीचिंग, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिला। दूसरा मेरा पैशन था कि अगर टीचिंग नहीं तो मैंने फाइनेंस में काम करना है। अच्छा, उसके लिए भी मैंने बड़ी मेहनत की है। 2012 के बिगनिंग में जब मुझे जॉब मिली, मैं 2 साल तक मैं फाइनेंस के रोल्स के पीछे लगा रहा हूँ, तो मैं कहीं फाइनेंस के रोल में कहीं सेट हो जाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा यार जो मैं काम कर रहा हूँ ना, अब मैंने इसको अपना पैशन बनाना है। इसके अंदर इतनी अपनी एक स्किल लेके आनी है कि यही आप इसी में एक्सपर्ट बन जाएं। तो वो इकिगाई वाला बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट ये लेके आ रहा हूँ कि
जो आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में आपको बार वो अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से नहीं मिलती है। तो जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ना, आप उसमें अपनी इकिगाई ढूंढ लें, तो आप हमेशा तो सक्सेसफुल आपको रहेंगे। लोगों की गलतियां पकड़ना आपकी इकिगाई है? नहीं, मेरा हाँ, नहीं था। हाँ, आज भी मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं इसलिए अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जब मैं ऑडिट करने आ रहा हूँ ना, हाँ। मैं आपकी गलतियाँ नहीं पकड़ने आ रहा हूँ। जो आप काम कर रहे हैं मैं उसको देख पर रहा वो हूँ। भुगतना तो फिर हमें ही पड़ता है ना ये गलतियां। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं थोड़ा सा इसलिए इसको पता क्यों कर रहा हूँ बार बार, मैंने नया ऑडिट भुगताया है ना आपका, तो इसलिए मेरे अंदर की वो ग्रीवियंसेस निकल रही है। ओके। लेकिन हम इसमें एक काम ज़रूर करते हैं। मैं खास तौर पे अपना एक ज़रूर रखता हूँ कि यार साथ-साथ हम ना एक कंसल्टेशन का रोल भी प्ले करें। जो कि अगर आप इंटरनल ऑडिट का रोल देखेंगे ना, एक जो कंटेम्परेरी रोल है इंटरनल ऑडिट का, वो सिर्फ एक टिपिकल पुराना पुलिसमैन वाला रोल नहीं है। अब एक कंसल्टेंसी का रोल भी साथ-साथ है कि आपने अगर कोई चीज़ ढूँढी है, तो साथ-साथ आप उसमें कंसल्ट भी करें कि हम इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें आपके रिलेशनशिप बाज़-औक़ात लोगों के साथ बेहतर हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है यही एक रीज़न है कि आज हम साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा, जब मैं मैट्रिक में था ना, मुझे आज भी याद है, मैं अपना जब रिज़ल्ट लेने जा रहा था, तब हुँ। मेरे दौर में ये होता था कि गज़ट आता होता था। बिल्कुल। ख़ासकर बुक शॉप्स के ऊपर, जी, या जी, जी, जिन जी। स्कूल्स में, बिल्कुल। कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते थे वहाँ। मैं जब वहाँ गज़ट लेकर वो अपना रिज़ल्ट वापस लेकर आ रहा था ना, तो वो पम्फलेट दे रहे थे बहुत ज़्यादा, सीए कर लो, सीए, उसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा हुआ था। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जी बड़ी तनख्वाहें होंगी आपकी। हुँ, हुँ, और आज भी हमारा ये मानना है बहुत सारे लोगों हुँ, का कि जी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, इनकी तनख्वाहें बड़ी होती हैं। हुँ, तो निंदर, कितनी तनख्वाह होती है यार? ये गाड़ी-वाड़ी, घर, पैसा, बंगला, गाड़ियाँ, कितनी हुँ। तनख्वाह होती है चार्टर्ड मेरा ख़्याल अकाउंटेंट है ये में? चीज़ें ना एक तो वक़्त के साथ आती है। दूसरा ये चीज़ सिर्फ़ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे अप्लाई नहीं होती है। इसके लिए ना मेरा जो मानना है कि आप जिस भी फ़ील्ड में हैं ना, आप उसमें एक्सपर्ट बनें। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप एक सक्सेसफुल लेवल पे पहुँच जाते हैं। आज आप देखें, हम बैंक में सिर्फ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। आप देखें हर तरह के आपको प्रोफ़ेशनल्स मिलेंगे। आपके आईटी के प्रोफ़ेशनल्स भी आपको मिलेंगे। आप क्रेडिट में माशाल्लाह बेहतरीन है, काम कर रहे हैं। आपको फाइनेंस के प्रोफ़ेशनल्स भी हैं, बिज़नेस के आपके प्रोफ़ेशनल्स हैं। हर बंदा अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आप अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं ना, आप चलें बैंकिंग प्रोफ़ेशंस को छोड़ें। आप अपनी नॉर्मल जो अपने रूटीन लाइफ़ में अगर आप थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जिनको हमारे मुआशरे में शायद थोड़ा-सा, मेरा ख़्याल है, उस लेवल तक नहीं देखा जाता। सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप एक बार्बर को देखें, आपको ₹200 वाला वही बार्बर मिल जाएगा, आपको 2000 वाला भी मिल जाएगा, शायद आपको 20,000 वाला बार्बर भी मिल जाएगा। वो 20,000 वाला बार्बर जो है, वो कुछ ऐसा कर रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं, जो वो अपनी फ़ील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो मेरा ख़्याल है आप अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट बनें, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपके लिए फ़ाइनेंशियल तो चीज़ें खुल ही जाएँगी, इसमें कोई, मेरा नहीं ख़्याल कोई आपके लिए मसला होगा आगे। बहुत गोलमोल बात की है, जिसको कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया। मैं फिर उत्थे ही है। अच्छा, अगर ये तो बात तय है कि जो भी बंदा अच्छा काम करेगा, अपने जी। प्रोफ़ेशन की पीक पे पहुँचेगा, वो पैसा कमाएगा। बट इस डिग्री के साथ पैसा एसोसिएटेड है, हाँ। कि जी वो एक मिथ कह लें, फिर मैं जी, यही जी, कह जी। सकता हूँ कि जी। मिथ एसोसिएटेड है। हुँ, आपकी कितनी सैलरी है? आप डिप्टी डिप्टी चीफ टाइप बंदे हैं, जो भी मुझे पता है, हुँ, बहुत बड़े अफ़सर हैं, हुँ। लोगों को बताने के लिए कि जी बड़ा अफ़सर है बैंक दा, ठीक है? कितनी तनख्वाह है आपकी? खुदा का शुक्र है, अच्छा गुज़ारा होता है। और देखिए एक इसके अंदर ना एक और भी इसका एक पहलू है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के आप कह रहे हैं ना, एक जो मिथ है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपके लिए तो वाह वाह जी बेहतरीन हो जाएगा। ये हमने भी सुना था जब हम शुरू में आए थे। थोड़ा-सा बाद में हमने ढूँढा भी सही, ये होता कहाँ है? किधर होता है? ये जिनके साथ ये ऐसा होता है। हाँ, लेकिन वो एक 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 तो वक़्त के साथ होता है। ओके। दूसरा, सीए के अंदर ना मेरा ख़्याल है 2 ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको बाकियों से थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करती हैं। एक तो है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, ट्रेनिंग। साढ़े 3 हुँ, साल की ट्रेनिंग मतलब मज़ाक नहीं है, वो एक अच्छा खासा पीरियड है, जिसमें आप बिल्कुल एक रिगरस ट्रेनिंग के साथ, हुँ। उसके बाद आप मार्केट में लैंड करते हैं, तो आपके ऑलरेडी 3 पास साढ़े 3 साढ़े 3 साल का साल एक्सपीरियंस है। प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है है। ज़बरदस्त। और दूसरा जो एक एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर है हुँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जो कि उसको दूसरे बेसिकली एक जो उसकी पैरेलल जो कोर्सेज़ हैं, उससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ करता है। जिसमें आप एमबीएज़ को ले लें या आप दूसरी बॉडीज़ को ले लें, थोड़ा-सा सीए का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, वो थोड़ा-सा मुश्किल है, जिसकी वजह से कहते हैं कि जी मुश्किल है। हालाँकि आप नॉर्मली अगर आप एमबीए करते हैं, तो आप कोई 50 कोर्स पढ़ते हैं उसके अंदर। तो क्या हम सीए में कोई उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं? हुँ। कोर्सेज़ वही हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे वही है, इवन किताबें वही हैं बहुत किताबें वही सारी, हैं, हाँ। ऐसा ही है, बिल्कुल हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है ना, वो आपको ड्राइव करता है कि आपने पढ़ना कैसे है।
हाँ, अगर आपका लेट्स से आपको पता है कि जो टीचर जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, उससे मेरा एग्ज़ाम लेना है, तो आप नॉर्मली रिलैक्स हाँ, हो जाते हैं। हाँ, हमें पता ही नहीं हमारा पता ही एग्ज़ामिनर नहीं कौन है है और और क्वेश्चन भी अजीब तरह के आते हैं हर ना, बार डिफरेंट है, डिफरेंट पैटर्न आते हैं, डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट आता है। डिफरेंट आता है। ये भी नहीं है कि जी 7 सवाल है 5 करने हैं, हाँ, 20 नंबरों का सवाल है 100 नंबर लेके, है ना? फिर कोई नहीं ये भी नहीं पता। पता चलता कि नंबर आए कितने हैं। बिल्कुल। नहीं, जो आपके पास हो जाता है, हाँ, तो उसमें पास नहीं फेल है ना? फेल में पता चलता फेल है। में परसेंटेज पता चलती है। हाँ, उसमें स्कोर पता चलता है। स्कोर मीन परसेंटेज। हाँ, मार्क्स पता चलती है। अच्छा, मार्क्स पता ये चलता है। लेटर हुआ है, पहले नहीं हुआ पहले करता नहीं था। था ना, हाँ, पहले मैं नहीं अपने था। दौर की बात कर रहा हूँ जी, कि जी, जी। मैं चूंकि तब नहीं था, हाँ, फेल मतलब फेल हाँ, और बिल्कुल। पास मतलब पास। हाँ, अब जो ये है कि जो फेल होते हैं उनको नंबर बताए जाते हैं। अब तो हाँ, बल्कि ये भी है कि अगर आप 40s में आते हैं तो आप अपने एग्ज़ामिनर से मतलब जाके आप अपनी कॉपी भी देख सकते हैं। ओके। तो इस तरह से भी आईके अभी फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, चले ये बिल्कुल। बिल्कुल सही, ये फिर लाखों में तो है ना तनख्वाह यार। ब कुछ जी, तो जी। दसो ना, भी लोग जी, बेचारे जो देख देखिए रहे हैं, आप जो बेचारा जो थोड़ी मोटिवेशन तो देना कि जी। आप अगर सीए करते हैं और अच्छी मेहनत करके एक लेवल पे जी, जी, पहुँचते हैं, तो बिल्कुल। अच्छा हैंडसम बिल्कुल, वक़्त सैलरी के तो साथ है। हाँ, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लाखों में हो जाती है। ओके, हाँ, हमने थोड़ा-सा ना अब इसको देखना है कि आपने एमबीए का भी बात की है हुँ, ना, आपने दूसरे कॉमर्स की जो डिग्रीज़ हैं। एक तो उनमें एक फ़र्क बता दिया आपने हुँ, कि सीए में और एमबीए या दूसरी उसके एग्ज़ाम का हुँ। फ़र्क है, जी, ठीक जी, है? इसके अलावा क्या फ़र्क है? ये एक जी, इंडिपेंडेंट बॉडी भी है बिल्कुल। और ये बेसिक फ़र्क क्या है फिर? थोड़ा-सा जी। मुझे ये बताएँ, देखने वालों को भी कि बेसिक देखिए फ़र्क यही है, आपने बहुत सारे एमबीएस देखे होंगे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर हम अपने मुल्क में ही देख लें, तो एक किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में एक जो हाईएस्ट पोज़ीशन है वो सीईओ है, प्रेज़िडेंट है। तो बहुत सारे इदारों में एमबीएस हमारे प्रेज़िडेंट हैं, सीईओज़ हैं। कुछ इदारों में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मिलेंगे, आपको एसीसीएस भी मिलेंगे, डिफरेंट बॉडीज़ के आपको लोग मिलेंगे। तो मेरे नज़दीक जो मुझे एक की कंपोनेंट लगता है ना, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, बहुत सारे एमबीएज़ ऐसे हैं, आप उनके साथ बैठें, उनकी नॉलेज देखें, वो नेक्स्ट लेवल है। वो क्यों है? वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद अपनी एक्सपर्टीज़ एक्वायर कर रहे हैं। सीए में क्या है? आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न ऐसा है कि जब तक आप वो एक्सपर्टीज़ एक्वायर नहीं करेंगे, आप पास नहीं हो सकेंगे। हुँ, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एमबीए में आप बेसिक तो आप पास तो कर लेंगे, आप एमबीए तो बन जाएँगे, हुँ, लेकिन वो गारंटी नहीं होगी कि वो नॉलेज आपके पास है या नहीं है। हाँ। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो आपने 3 साढ़े 3 साल रगड़ा खाना है और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हाँ, वो आपको वो आपको डिफरेंट कुंदन बना बना देता है। देता है। हाँ, वो आपको डिफरेंट बना देता है, बिल्कुल। ओके, अच्छा इसमें फिर स्टार्ट में हमने बात की थी बल्कि आपने बहुत सारे बच्चे आते हैं बट वो उसको पास नहीं कर जी, जी। पाते। आपने माशाल्लाह पास किया है, ठीक है, वो थोड़ा टाइम जी, जी। ऊपर-नीचे चला जाता है। लेकिन क्या आप किस तरह आप दूसरे बच्चों को क्या इसमें कहेंगे कि हुँ, क्या चीज़ वो ऐसी करें? क्या वो बहुत लायक बच्चे होते हैं या वो क्या कंसिस्टेंट होते हैं? क्या उनको कॉलेज या इंस्टीट्यूट उनको हुँ, बेहतर मिलने चाहिए? किताबें कुछ इस तरह की हैं। क्या हुँ, ऐसी चीज़ है जो लड़के 1, 2, 3, 4 ये काम करें हुँ, हुँ। और वो भी सा फाइनल्स को पास कर लें? मेरा नहीं ख्याल कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत है। अब देखें आप मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें। हम किस बैकग्राउंड से आए, जो हमने इनिशियली डिस्कशन किया। तो हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, ना अभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, ईज़िली कर सकता है। 2 आपके मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। अगर आप मेहनत करते रहें, अगर आप ये सोचें कि एग्ज़ाम आएगा, मैं पढ़ लूँगा, तो शायद मुश्किल है ये काम। नहीं, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आप रेगुलर पढ़ें, हाँ, आपको 6 महीने का आपका एक मॉड्यूल है, आपका एक कोर्स है, आपका एक सेमेस्टर है, उसको आप 6 महीने पढ़ें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आप को मैं बताता हूँ एक मुझे आज भी याद है मेरे साथ एक कोलीग था, हम जब इनिशियली हमने सीए स्टार्ट किया था, उसका इंटर में डी उसमें आया था ग्रेड में, अच्छा, बिल्कुल ही वो 50% शायद बनता है 50 40, हाँ, 50, 50s में। 50 बिल्कुल मतलब जिसको आप एवरेज स्टूडेंट कहें। हाँ। सीए में वो कभी एक पेपर भी फेल नहीं हुआ, ओह! फाइनल तक स्ट्रेट, स्ट्रेट चला गया। स्ट्रेट चला गया। क्यों? उसमें वो फैक्टर्स वो थे कि वो हार्ड वर्क भी था और कंसिस्टेंट भी था। बाकी एवरेज एक स्टूडेंट कर सकता है, उसके लिए कोई मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। हमने ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं अपने उसमें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं एफएससी के बाद ना कि वो हुँ, एसीसीए करें, आईसीएमए में भी हुँ। बहुत सारे लोग जाते हैं, सीए में भी जाते हैं। तो क्या ख़्याल है पाकिस्तान की अगर हम बात हुँ, करें तो किसमें ग्रोथ ज़्यादा है, किसमें हुँ, मार्केट ज़्यादा है, जॉब किसमें ज़्यादा है, हुँ, सीए में ज़्यादा है, आईसीएमए में ज़्यादा है, एसीसीए में ज़्यादा है? हुँ। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? यानी मेरे ख्याल में तो आप जिस भी फ़ील्ड में हैं ना, सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसमें है। बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं,
जैसे मैं अगर अपने जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ की बात की जाए, तो हमारे बचपन में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती थी कि पढ़ लिख के या तो डॉक्टर बनेगा या तो ये जो है इंजीनियर इंजीनियर बनेगा, बनेगा। हाँ। इसके अलावा तो तीसरी चीज़ थी नहीं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता रास्ते खुलते गए। तो हमारे बच्चों की बचपन की ट्रेनिंग ही यही होती है कि ये 2-3 चीज़ें हैं। तो मेरा ख़्याल है पेरेंट्स को थोड़ा-सा अपना स्कोप वाइडर करना चाहिए, बच्चों का भी इंटरेस्ट देखना चाहिए, बच्चों से डायलॉग भी करना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप करें और उसमें फिर आपका रास्ता निकल आता है। उसमें आप एक्सपर्ट बने, आपका रास्ता निकल आता है। बाकी जहाँ तक सीए की बात है, नो डाउट बहुत अच्छी है, क्वालिफ़िकेशन है, आगे अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अभी अगर हम करंट अपना एनवायरनमेंट देखें और टेक्नोलॉजी का क्योंकि दौर है, आईटी हमेशा से एक इमर्जिंग फील्ड रही है। आगे आने वाले वक़्तों में भी आईटी के अंदर बहुत सारी डोमेन्स हैं। हुँ। तो जो न्यू आने वाली जनरेशन है, वो उसमें भी अपना एक देख सकती है जिसमें डेटा एनालिसिस है, डेटा मैनेजमेंट है, डेटा डेटा माइनिंग साइंटिस्ट है, जिसको हम लोग डेटा हाँ, साइंस है। डेटा साइंस एक है बहुत पूरी। बड़ी फील्ड पिछले कुछ सालों में इमर्ज हुई है। इमर्ज हुई है। तो ये भी एक यंग जनरेशन हमारी देख सकती है। लेकिन अगेन मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को परस्यू करें, तो आप सही। ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। ज़्यादा और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में थोड़ी-सी लक भी चलती है ना। हाँ, आप अगर क्लिक करोगे, हाँ, फिर आपको बिल्कुल, मौका मिलता है कि आप परफ़ॉर्म करें या ना करें। वहाँ तक बिल्कुल। पहुँचने में भी यहाँ पे बड़े इश्यूज़ हैं। ये तो है, ये फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स हैं ये और ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये इश्यूज़ आते हैं। हर जगह पे ये है हाँ, ये डेवलपिंग इश्यूज़ कंट्रीज़ में। बिल्कुल। अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था कि 2, 3, 4 किस्म की डिग्रीज़ हैं जो मेरे जैसे आम जो बंदा है एक उसको मिलती-जुलती लगती हैं सारी। सही, उसमें सीए है, उसमें एक आईसीएमए नाम की भी एसीएमए की डिग्री है ना? सही है, बिल्कुल फिर है। एक हम सीमा भी सुनते हैं जी, जी, सीआईएमए, फिर एक एसीसीए बड़ा इन है। सही, इनमें बेसिक फ़र्क क्या है इन सही। डिग्रियों में और ये कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? अच्छा जो सीए है, एससीसीए है, ये एक तरह की हैं। सीए बेसिकली आईकैप पाकिस्तान की एक सर्टिफ़िकेट है। एससीसीए जो है वो यूके बेस्ड है। ये बेसिकली जो प्राइमरीली हैं, ये फ़ोकस करते हैं फाइनेंस एंड आपके एक्सटर्नल ऑडिट के ऊपर। हुँ। ये दोनों जो आपकी सर्टिफ़िकेशंस हैं। जो आपका आईसीएमए है, वो अगेन पाकिस्तान का है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे उसका ज़्यादा फ़ोकस होता है। अच्छा। कि अगर आपने कोई कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में या इवन सर्विसेज में या कहीं दूसरे इदारों में, तो ज़्यादा रेलेवेंट होता है आपके लिए आईसीएमए। सीमा भी आईसीएमए का ही एक वो है, लेकिन जैसे सीएसईसी है, इसी तरीके से आपका आईसीएमए और सीमा है। आईसीएमए पाकिस्तानी है, सीमा आपका बाहर का है, तो है वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा ही वो है। सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वो अकाउंटिंग इंग्लैंड का अकाउंटिंग है? बेसिकली हाँ, इंग्लैंड का हाँ। है, तो वही अगेन कॉस्ट एंड अच्छा मैनेजमेंट इंग्लैंड अकाउंटिंग का का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड सीएडब्ल्यू। वेल्स? हाँ, वो बेसिकली उनकी स्टेट्स का है ना, हाँ। वो जो इंग्लैंड एंड वेल्स है, उनका स्पेसिफिकली आईसीडब्ल्यू है अच्छा, अच्छा। और एसीसी जो ओवरऑल यूके का एक और कहलाता है। एसीसीए के लिए भी इंटर्नशिप ज़रूरी होती है? उनकी रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स की, हाँ। लेकिन वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मतलब उसमें ये नहीं है कि आपने किसी एक जगह से करनी है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब आपने अगर कहीं से किसी इदारे से एक इदारे से किया या मल्टीपल इदारों से अगर आपने 3 साल पूरे किए, तो वो आपके काउंट हो जाते हैं, वो मेंबरशिप आपको उसके बाद वो मिलती मेरा है। ख़्याल है वो इदारे हैं जो कि इन्होंने उस पे कुछ इदारों को नॉमिनेट अप्रूव्ड किया हुआ है, अप्रूव्ड अप्रूव्ड इदारे एम्प्लॉयर कह होते हैं। सकते हैं। वो भी होते हैं, हाँ। अदर देन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के अलावा भी अगर आपने किया है, वो भी आपका मेंबरशिप में काउंट हो जाता है। अच्छा वो भी वो उसमें थोड़ा-सा काउंट फ्लेक्सिबल है इस चीज़ के अंदर। अच्छा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एसीसीए करते हैं और पासिंग रेशियो भी बेहतर है एसीसीए ऐसा में, ही है, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल ऐसा एज़ ही है, कंपेयर टू सीए या ये वो बिल्कुल, सारा कुछ। और वो ऐसा ही है। इंटरनेशनली उसके एग्ज़ाम्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही तरह का पेपर हाँ, जाता है एक ही उसमें। तरह का पेपर होता है और उनका भी एक अच्छा एक स्टैंडर्ड है अगर हम एग्ज़ाम की बात करें। हाँ। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो तकरीबन ये सर्टिफ़िकेशंस आपके इक्वली रेट होते हैं। चाहे अच्छा, वो अच्छा। आपका सीए है, चाहे एससीसीए है। पाकिस्तान में थोड़ा-सा एज है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान की एक सर्टिफ़िकेशन है, तो कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे एज मिलता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आपने कोई फर्म रजिस्टर करनी है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, तो वो एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है, हाँ, एससीसी नहीं कर नहीं सकता कर है। सकता। तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक एज होना भी चाहिए, आपके मुल्क की एक प्रीमियम एक आपकी सर्टिफ़िकेशन है, तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो दे आर इक्वली गुड। अच्छा बाहर जाने की बात की पाकिस्तान से अगर बाहर आप जाते हो तो हमारी डिग्री को इक्विवेलेंट देते हैं या जी, आपको जी, वहाँ जी। पे जाके कुछ और नहीं, नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, जैसे नहीं। डॉक्टर है यहाँ से पढ़ जी। के जाता है तो उसको वहाँ पे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं? नहीं, नहीं हमें नहीं सीए देने के केस सी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जी, जी। आप इधर कुछ भी सीए हैं, उधर भी सीए हैं? नहीं मतलब इस तरह से नहीं होता, आप रहेंगे पाकिस्तानी सीए, लेकिन आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको आपने रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उनकी डिग्री करनी है तो कुछ आपको कुशन मिलता जी, है जी, फिर जी, बिल्कुल, रिलैक्सेशन मिलती है मिलती एग्ज़ाम्स है। की? उसमें डिफरेंट जैसे बॉडीज़ हैं, जैसे एससीसी है, आईकैप है, इसी तरह कैनेडियन बॉडी है, आपकी ऑस्ट्रेलियन बॉडी है, इनके आपस में एमओयू साइन होते हैं हुँ। कि जी अगर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लेट्स से कोई कनाडा का कोई सीपीए करना चाहता है,
तो वो पाकिस्तानी जो क्वालिफाइड बंदा है उसको वहाँ की कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। एग्जाम्स मिल तो जाते आपको 3-4 एग्जाम देने पड़ेंगे, आप बन जाते हैं वहाँ के सीपीए बन जाते हैं। हाँ। जैसे आजकल हमारा आईसीडब्ल्यू का है, हाँ। अगर आप पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उनका एक पाथवे प्रोग्राम है जिसमें आपने एक थीसिस लिखना है एंड देन यू आर क्वालिफाइड आईसीडब्ल्यू, अच्छा, मेंबर आईसीडब्ल्यू। कनाडा से याद आया, पढ़े लिखा बंदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंग भी हो, बाहर क्यों नहीं गए अभी तक आपने भाग बड़ा के? अच्छा सवाल किया है। अच्छा, जब हमने आर्टिकलशिप से निकले थे तब एक थोड़ा सा वो एक पाकिस्तानियत वाला भी एलिमेंट था कि नहीं यार इधर रहते हैं कुछ हम, मुकब्बुल वतनी। हाँ कि हम अच्छा। इधर अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। बाद में कुछ ऐसे जरूर स्टेजेस आए हैं जहाँ पे बंदा सोचता है यार हाँ। करना चाहिए, खासतौर पे हमारी इकोनॉमी को नजर में रखते हुए। लेकिन ऑब्वियसली फिर आपको फैमिली स्ट्रक्चर सारी चीजें देखनी है, वहां पे बस किसी वजह से वो चीजें नहीं उस तरीके से हो पाई कि बंदा बाहर जाए। नहीं तो अभी आप बस आपने दरवाजा बंद कर दिया है या अभी भी? नहीं नहीं, दरवाजे तो देखें बंद नहीं होते हैं, हाँ। वो तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। आपको जैसे हम कराची में मैं काम करता था, मैं नहीं सोचा था कभी इस्लामाबाद जाके जॉब करनी है, तो यहाँ पे आ गए। अब आगे नहीं पता किस्मत में क्या है, तो वो देख अच्छा, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो किस्मत की चीजें हैं और हम तो बिल्कुल। चाहेंगे कि आप जैसे बंदे पाकिस्तान में रहें जी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी बाहर, जी तो बिल्कुल। अच्छी बात है। ओवरऑल आप बैंकिंग से रिलेट हैं, तो बैंकिंग का क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान में यार? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं जो डरावनी बातें हैं, खासकर करंट हमारा पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको क्या लगते हैं अगले 3 4 5 6 साल हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कैसे रहेंगे? मेरा ख्याल है देखें बैंकिंग इंडस्ट्री तो मेरा ख्याल है हमेशा रहेगी। डायनामिक्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आजकल हम मार्केट के अंदर बड़े बज़वर्ड देखते हैं कि जी डिजिटल बैंक। कभी हम ब्रांचेस बैंकिंग का पहले नाम सुनते थे जब हमने करियर अपना स्टार्ट किया था। वो ब्रांचेस बैंकिंग फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन ईएमआई की सूरत में भी हमने देखे भी सही, और आजकल वो बज़वर्ड भी चल रहे हैं। डिजिटल बैंक का भी बज़वर्ड चल रहा है। पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे मुल्कों में ये चीजें हो भी रही हैं। देखें वो भी बैंकिंग है, तो आपके डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, बैंकिंग तो नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो किसी न किसी तरीके से बैंकिंग से एसोसिएटेड है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें तो हम हर बंदा, हर आम बंदा जो है किसी भी मुल्क का बंदा हो, वो किसी न किसी तरीके से बैंकिंग से रिलेटेड है ही है। तो उसका मोड चेंज हो सकता है, उसके डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी इंडस्ट्री खत्म हो जाए। मेरा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा चलें इसको थोड़ा सा ना फिर इसको पील डाउन करता हूं मैं। आप माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं। पिछले 15-20 साल में इस इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया है, बड़ा फ्लरिश किया है इसमें। लेकिन पिछले कुछ 3-4 सालों से आफ्टर कोरोना टाइप जो भी हमारा था पेंडेमिक, इसमें इसके बाद इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा इश्यूज आए हैं आई गेस ना। क्या ये इंडस्ट्री थोड़ी सी खत्म होगी या ये मजीद मुश्किलात में आएगी और डिजिटल बैंकिंग इसको ऑक्यूपाई कर लेगी? इसके बारे में क्या ख्याल? मेरा नहीं ख्याल। देखें हम अगर अपने डेमोग्राफिक्स देखें अपने मुल्क के, तो रूरल आबादी हमारी बहुत बड़ी आबादी है, और उसमें अगर हम इकोनॉमिक जो एक गैप्स देखते हैं वो भी ऑब्वियसली प्रिवेल करते हैं। तो उसमें हमेशा से मेरा ख्याल है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल आगे भी रहेगा, जैसे पहले रहा है आगे भी रहेगा। इस वक्त थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो ओवरऑल हमारे मुल्क के इकोनॉमी के हालात हैं, डिस्काउंट रेट्स के हालात हैं, तो हर जगह थोड़ी सी एक टाइटनिंग पोजीशन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्री वाइप आउट होगी। लेकिन वो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो डिजिटल माइक्रो फाइनेंसिंग भी तो बन सकती है, जैसे आजकल बड़ी एप्स हैं, वो घर बैठे आप पैसे ले लो। आपका क्या आप वो तो ईज है आपके लिए। ये तो देखें जितना हम आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, वो चीजें हमारे लिए एक ईज क्रिएट कर रही है। तो ये तो एक अच्छा साइन है। अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो सबके लिए ईज होगी, कस्टमर के लिए भी ईज होगी, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप ब्रांचलेस की तरफ जा रहे हैं ना बहुत ज्यादा, आप कैशलेस की तरफ जा रहे हैं, ब्रांचलेस की तरफ जा रहे हैं, तो जितना आपकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी उतनी ह्यूमन इंटरफेरेंस भी तो कम होगी ना। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए पीछे आपको बंदे चाहिए, बट वो बहुत टेक्निकल बंदे चाहिए ना। आपका जो एक लेमैन बैठा हुआ है ब्रांच में, जो सेल का बंदा बैठा हुआ है, या नॉन टेक्निकल ऑप्स का बंदा बैठा हुआ है, तो उनकी तो जॉब्स जाएंगी ना फिर? जॉब्स नहीं जाएंगी। मेरा ख्याल है देखें आपको अपनी एक्सपर्टीज को थोड़ा सा ट्विक करने की जरूरत है। देखें आज के दौर में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो शायद उनका वजूद भी नहीं था। ये जो काम हम आज बैठ के हम आप और मैं कर रहे हैं, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ये भी इवॉल्व हुआ है। शायद आपने ये चीज पढ़ी नहीं है, अपने उसको अपने शौक के साथ अपने कर रहे हैं, तो अपने अपनी स्किल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ओके, जो भी मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें आती हैं, अगर आप थोड़ा सा अपनी स्किल्स को मॉडिफाई करते हैं
और वही सक्सेसफुल होगा जो इसमें जो करेगा adaptable होगा। बिल्कुल, ये जो तो पॉइंट है ना नरेंद्र, मेरा ख्याल है आई विल सेकंड यू कि बिल्कुल, आप जो बंदा अपने आप को स्किल्स इन्हेंस नहीं करता, सीखना छोड़ बिल्कुल, देता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पीछे रहता है। ऐसा ही जो है, आदमी सीखता रहता है, अपने आप को बिल्कुल। माहौल के साथ बिल्कुल। चेंज करता रहता है, और वो इसी से मुझे एक चीज़ याद आई। अच्छा, जहाँ तक स्किल्स की आपने बात की, मैं उसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम थोड़ी देर पहले सीए, सीसीएस की बात कर रहे थे, जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, सीए हो गया, एसीसी हो गया, आईसीएमए हो गया, सीसा हो गया, सीसा की हमने बात नहीं की। हुँ, आपके जो आईटी ऑडिटर्स हैं, उनके लिए बेसिकली एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होती है सीसा। तो ये जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, वो अपने एक उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने अपनी मेंबरशिप को एक्टिव रखना है, तो आपने कम से कम 40 आवर्स पर एनम ऑन एन एवरेज, कोई 40 है, कोई 30 होगा, ज़्यादातर 40 आवर्स पर एनम आपने एक अपनी ट्रेनिंग्स अपने साल में करनी है। अपने अपनी स्किल्स को जो है अप टू द मार्क रखने के लिए, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस से हुँ। अलाइन रखने के लिए, वो आपने करते रहना है। वो उससे कुछ भी भी आप हो अलाइन सकता है, रहते वो हैं। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आईटी रिलेटेड कोई चीज़ हो, वो बिल्कुल। एक्सेल की चीज़ हो, प्रेज़ेंटेशन की चीज़ हो, जी, जी, कुछ जी। भी हो। कुछ भी हो, वो अच्छा आप यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल, तो वो है भी ना? आपके आपके प्रोफाइल में ना एक वैल्यू ऐड करती है चीज़ें। नहीं इसीलिए जी फिर ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिलके ही एक सीए को क्वाइट डिसेंट प्रोफ़ेशनल जी, जी, बनाता है, बड़ा शार्प बिल्कुल। किस्म के लोग होते हैं। मैंने तो ये देखा है जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जितना मेरा वाह पे है कि इनकी एक तो एनालिटिकल स्किल्स और वो बिल्कुल। टेक्निकल स्किल्स तो होती हैं, इनके अंदर एक बड़ी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हैं, हुँ। बोलते बहुत अच्छा है ये लोग, ये जी, जिसको जी। कहते हैं ना बार्गेनिंग स्किल्स बड़ी होती है, डिफेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं चीज़ को, है ना? क्योंकि वो हमारे एक उसमें होता है कि होता है। शुरू से ना जैसे देखें एक ऑडिटर है, अब किसी से पहले तो चीज़ें निकालना हाँ, फिर उसको तैयार है, डिफेंड करना। फिर उसको मनवाना भी सही। हाँ। तो उसके लिए आपको चाहिए स्किल नहीं, सेट। उसमें तो फिर एक चीज़ मैं कहता हूँ ना कि आप लोगों के पीछे एक अथॉरिटी भी है कि हाँ, एक बिल्कुल है। क्योंकि आप लोग तो वो लोग अच्छा चलिए मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो सीईओ को भी रिपोर्टिंग लाइन इनडायरेक्टली तो होती है बट जी, वो जी। बोर्ड के पास जाता है जी, जी, डायरेक्टली जो है वो नॉर्मली बोर्ड के थ्रू ऑडिट कमिटी। बोर्ड के थ्रू ऑडिट जी, कमेटी जी, के थ्रू बोर्ड के पास जाते हैं। ऐसे ही है। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ लेकिन ਲੋਕਾਂ ने देखिए है मैं जैसे हमने बात की ना कि रोल चेंज हो रहे हैं, हाँ कंसल्टेंसी की तरफ रोल जा रहे हैं। जब आप कंसल्टेंसी में आते हैं ना, तो आपको चीज़ें सेल करनी पड़ती हैं, यस आपको डिक्टेट नहीं करनी पड़ती है। तो उस सेल करने के लिए आपकी वो स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास चाहिए और आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए, तभी आप वो चीज़ सेल कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई ये होती हैं चीजें जी, जी, ये बिल्कुल। मेरा तो एक्सपीरियंस है जी, जी। और बस जी आज का मेरा ख्याल है नरिंदर का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि एक तो नरिंदर ने हमें इन डेप्थ भी बड़ी चीजें बताई हैं कि थैंक चार्टर्ड यू। अकाउंटेंट होता क्या है किस तरह बन सकते हैं और एक जो मिथ था कि जी पता नहीं हर बंदा लखा कमा रहा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती जी, जी, हैं पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल। और बड़ा अच्छा इन्होंने हमें आज गाइड भी किया नरिंदर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच फॉर और हैविंग मी। थैंक यू। नहीं सो नाइस ऑफ यू और सर आप लोग जो देख रहे हैं आपने अगर तक अभी तक चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो ये आपने ज्यादती की है आप चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं और अगर आपने ये पी कैप लेनी है जो अगेन नजर आ रही है स्क्रीन पे तो आप मुझे कुछ भी ना करें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसकी प्राइस के बारे में या जो भी डिटेल लेनी है आप ले सकते हैं और आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो तक फहीम इरशाद को दें इजाजत अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज